फेज ऑफ इंडियन क्लोनियलिज्म, फेज ऑफ इंडियन क्लोनियलिज्म, इसको नोट डाउन करते चलना है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ मैं बताते चल रहा हूं। ठीक है, इसको किसने दिया है? रजनीपाम दत्ता ने। ठीक है, अपने बुक में इंडिया टुडे, बुक का क्या नाम है? इंडिया टुडे। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है और मैं फिर से बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनियलिज्म। अगर संक्षेप में एकदम लेमैन के लैंग्वेज में पूछूं कि क्लोनियलिज्म का मतलब क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? सब ठीक है, रूल ऑफ ए फॉरेन पावर ऑफ ऑन अ डिफरेंट टेरिटरीज, है ना। और या कह सकते हैं कि सब्जुगेशन ऑफ अ इंपीरियलिस्टिक पावर ओवर अ वीकेंड टेरिटरी। कोई एक कमजोर पावर है उसके ऊपर एक स्ट्रांग पावर अपना कंट्रोल बनाए, तो ये तो पहले भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। आपके कन्नौज के लिए तीन बड़ी शक्तियां आपस में लड़ी है ना, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, तीनों ही इंपीरियलिस्टिक पावर है। और एक जो कन्नौज कमजोर हो चुका है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यदि बाद में चल के गुर्जर प्रतिहार विनिंग पार्टी के तौर पे निकलता है और एट लास्ट कंट्रोल करता है कन्नौज के ऊपर, तो कन्नौज को अपनी टेरिटरी में मिला लेता है। गुर्जर प्रतिहार अपने यहां जो पॉलिसी रेगुलेट करते थे वही पॉलिसी कन्नौज के एरियाज के लिए भी रेगुलेट किया, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी हो, चाहे पॉलिटिकल पॉलिसीज हो, चाहे वो कल्चरल पॉलिसीज हो। जो भी पॉलिसीज अपने पहले की टेरिटरी में वो लागू करते थे वही कन्नौज के एरियाज के लिए भी रेगुलेट किया। ऐसा तो नहीं था कि कन्नौज में वो जो पॉलिसी बनाया वो अपने यहां के पॉलिसी से अलग है, या उन पॉलिसीज का ये एकमात्र लक्ष्य है कि हमको कन्नौज को चूस लेना है, वहां का सारे रिसोर्सेज खत्म करके अपने यहां लेके आना है। ऐसा उनकी ऐसा पॉलिसी रहा? नहीं रहा। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड, वेल्स या आयरलैंड पे कैप्चर किया तो उसको टोटली अपने पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इनहेरिट किया, उसको लेके आया। जो इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिस्टम्स थे वही पॉलिटिकल सिस्टम्स उसने आयरलैंड में भी लागू किया, स्कॉटलैंड में भी लागू किया, वेल्स में भी लागू किया। उन लोगों को वही राइट्स दिए गए जो इंग्लैंड के लोगों को राइट्स थे, कोई डिफरेंसेस नहीं रखे गए। तो इंपीरियलिज्म का ये एक व्यू दिखता है। इंपीरियलिज्म का ही एक दूसरा फॉर्म है क्लोनियलिज्म, जिसमें एक सुपीरियर पावर एक वीकर पावर के ऊपर कंट्रोल तो करता है, लेकिन उस वीकर पावर, वीकर टेरिटरी के अंदर जो पॉलिसी लागू किया जाता है उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि वहां पे रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन करो, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करो, ताकि जो होमलैंड है, जो पेरेंट लैंड है, उसको फायदा हो। उनको उस कब्जाए हुए टेरिटरी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। वहां के लोग गरीब हैं, गरीबी में जी रहे हैं, मौत की हालत में है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। जितना शोषण करके लेके चले जाओ, एक तरह से दे आर पैरासाइट्स ना, कॉलोनियल पावर आर पैरासाइट्स। वो अपना भला कर रहे हैं किसके नाम पे? कॉलोनी के नाम पे, कॉलोनी के सारे रिसोर्सेज को लेके चल जाग के। तो कॉलोनियलिज्म अलग अलग फेजेस में, अलग अलग फॉर्म में रहा इंडिया में। शुरुआत, पहला जो कॉलोनियलिज्म का फेज रहा वो है फेज ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म। पहला फेज क्या रहा? कमर्शियल कैपिटलिज्म। इसको शॉर्ट में समझते चलते हैं, कैपिटलिज्म। ठीक है। दूसरा है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ये कब से कब तक है? 1757 टू
1813। इसी फेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की इनिशियल फेज स्टार्ट होगी, लेटर फेज ऑफ 16th सेंचुरी, सॉरी 17th सेंचुरी, ठीक है 16th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी, 18 लेटर फेज ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्लियर फेज ऑफ 19th सेंचुरी, लेटर फेज ऑफ 18th, अर्लियर फेज ऑफ 19th सेंचुरी। उसके बाद था इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इस दौरान टोटली इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है इंग्लैंड, तो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट होगा। ठीक है, 1813 टू 1857। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फिनेंशियल कैपिटलिज्म। फिनेंशियल कैपिटलिज्म 1857 to 1947। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो पॉलिसी में चेंजेस आए, शिफ्ट हुए, उसमें रेडिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जहां 1757 के पहले, ये तो देख रहा है कहां, 1757 से दिख रहा है ना, 1600 से लेकर के 1757 तक ये टोटल ट्रेड कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। ये इनका नेचर कैसा है, इनका कैरेक्टर कैसा है, जस्ट एज अ ट्रेडिंग कंपनी, दे ओनली वांट देयर मैक्सिमम प्रॉफिट बाय देयर ट्रेड। उनकी लड़ाई इंडियन रूलर से नहीं है इस दौरान, उनकी लड़ाई बस यूरोपियन ट्रेडर्स से है, यूरोपियन कंपनी से है, चाहे वो पोर्चुगीज से, चाहे वो डच से, चाहे वो फ्रेंच कंपनी से। ठीक है ना। इस दौरान शुरुआत से लेकर के 1600 से लेकर के 1757 तक ये अपने ट्रेड के करने के साथ साथ बस वो यूरोपियन पावर के साथ उलझे पड़े, है ना, कि कैसे पोर्चुगीज को हटा करके मोनोपोली बनाया जाए, कैसे फ्रेंच को हटा के मोनोपोली बनाया जाए, कैसे डच को हटा के मोनोपोली बनाया जाए। लेकिन पहली बार किसी इंडियन रूलर को किस वॉर में हराया जाता है? हालांकि इसके पहले कर्नाटक वॉर में नवाजुद्दीन हार चुका है, लेकिन इन टोटलिटी देखो कि बड़े लेवल पे, वो तो बहुत छोटा सा एक बैटल वॉर लड़ा गया, बड़े लेवल पे पहली बार बंगाल जैसे बड़े टेरिटरी, जिस बंगाल में आज के वक्त का बिहार भी शामिल था, आज के वक्त का उड़ीसा भी शामिल था, आज के वक्त का बांग्लादेश शामिल है, वेस्ट बंगाल शामिल है, थोड़ा बहुत जो है असम का भी कुछ हिस्सा शामिल है, सिलहट उलट जो है वो टोटल कुछ भी, हाँ ये सारी शामिल है। इतने बड़े टेरिटरी जो आज के वक्त में अगर अलग कर दिया जाए तो एक बड़ा कंट्री के तौर पे उभर सकता है, इतने बड़े टेरिटरी का नवाब को हराना ये इतिहास को बदलने जैसा है। द कोर्स ऑफ हिस्ट्री हैज बीन चेंज्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। तो जो अनइंटेंशनली कर रहे थे कंपनी, वो अब इंटेंशनली करने लगा। अनइंटेंशनली क्या मतलब कि गलती से भारत की झगड़ों में, भारत की इंडिया के रूलर्स के झगड़ों में उनको घसीट लिया गया था, या खुद घसीटा गए थे। घसीटा इसलिए गया था क्योंकि एक तरफ फ्रेंच घुसा तो इनको भी घुसना पड़ा जबरदस्ती, जहां पे घुसना नहीं चाहते थे इंटरनल अफेयर में, लेकिन फिर भी फ्रेंच कंपनी के कारण इनको घुसना पड़ा, क्योंकि इनको डर था कि फ्रेंच अगर इंटरफेयर कर रहा है तो अगर हमने इंटरफेयर नहीं किया तो वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेंगे। तो जो काम अनइंटेंशनली कर रहे थे वो काम आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इंटेंशनली करने लगे। क्यों? क्योंकि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा हार गए और मैदान पूरा खाली है। अब हु विल बी द नेक्स्ट ओनर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? खाली मैदान को हड़पेगा ना कोई ना कोई। अब यहां से इंटेंशनली इनकी पॉलिसीज में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जो पहले नहीं दिखता है। इसीलिए जब सीले कहते हैं, सीले जैसे बड़े हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कोई प्लान तरीके से नहीं किया गया है,
है ना, ये अचानक से हुआ घटना है, तो अपनी जगह सही भी है वो, इसीलिए वो जो हिस्टोरियन, ठीक है, कि एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आया हुआ कंपनी और बाद में मालिक बन बैठा। तो यहां पे अब यहां पे कमर्शियल कैपिटलिज्म का क्या खेल है, कमर्शियल कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक करके देखते हैं सबका ऑब्जेक्टिव। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट करता है कमर्शियल कैपिटलिज्म। पहला, मोनोपोली ओवर, पहला क्या था इनका, मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड, पहला ऑब्जेक्टिव है। अब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इनको क्या करना होगा, एक्सक्लूजन ऑफ अदर यूरोपियन कंपनीज, अदर यूरोपियन कंपनीज फ्रॉम इंडिया। तो इन्होंने क्या किया, 1759 में क्या लड़ेंगे, 1759 में बैटल ऑफ बेदरा, और इसके बाद कौन आउट हो जाएगा बाहर इंडिया के मार्केट से, डच वर आउट ऑफ इंडियन ट्रेड। दूसरा, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश, नहीं, फ्रेंच वर आउट फ्रॉम इंडिया। और पोर्चुगीज ऑलरेडी फेज वाइज बाहर कर दिए गए थे, पोर्चुगीज का कोई अब अस्तित्व है नहीं, ठीक है। तो पोर्चुगीज का एक तरह से इंग्लैंड के साथ दोस्ती वाला रिश्ता है, क्यों। अच्छा, एक बात और याद रखना कि 61 में शादी हुआ था ना, इसी 61 में चार्ल्स सेकेंड, नोट्स में पता नहीं देखना है कि नहीं, चार्ल्स सेकेंड अलाउड कंपनी टू मिंट इट्स ओन कॉइन्स एंड अलाउड टू डू एनी ट्रीटी और एनी वॉर इन द नेम ऑफ नेशन। इंग्लैंड के नाम पर कोई भी ट्रीटी, कोई भी वॉर लड़ने को परमिशन दे दिया, कंपनी को सिक्का ढालने की अनुमति दे दी गई। कब, 1661 में चार्ल्स सेकेंड ने दिया था। नोट्स में है, नहीं है तो नोट डाउन कर लेना, कुछ कुछ अचानक से याद आ जाता है ना बात, ठीक है, ये समझ में आ गए। तो मोनोपोली पहला ऑब्जेक्टिव इनका फुलफिल हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि अब मोनोपोली जब क्रिएट होगा तो दे विल परचेज इंडियन कमोडिटीज, इंडियन गुड्स एट द लोएस्ट प्राइस एंड विल सोल्ड एट द हाईएस्ट। In this process they will maximize their profit। तो मोनोपोली का एक और ऑब्जेक्टिव था ना, इसको हम इंटरलिंक करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव से, टू परचेज कमोडिटीज एट द लोएस्ट प्राइस, टू परचेज कमोडिटीज एट लोएस्ट प्राइस एंड सेल एट हाईएस्ट। तो इसका क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, नेशन अभी तक कंपनी अपने नाम पे कर रही थी ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां से क्या शुरू होगा, एक्सप्लोटेशन ऑफ पीजेंट्स एज वेल एज, पीजेंट्स हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे एक्सप्लोटेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि यहां तक अभी तक
कंपनी डायरेक्ट परचेज रॉ मटेरियल का नहीं कर रही है। अभी तक क्या कर रही है ये, अभी तक इनकी कोशिश है फिनिश्ड गुड्स परचेज करने का, फिनिश्ड गुड्स सबसे मिनिमम पे परचेज करने का। ठीक है, एक्सप्लोरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसी में उन्होंने एस्टैब्लिश किया ददनी सिस्टम, है ना। कौन सा सिस्टम लाया, ददनी सिस्टम क्या था, ददनी सिस्टम है एडवांस सिस्टम, है ना, एडवांस पेमेंट सिस्टम, एडवांस पेमेंट सिस्टम। ठीक है, एडवांस पेमेंट सिस्टम। तो पहला ऑब्जेक्टिव। तीसरा एक्सप्लोटेटिव ये था कि एक तो अब कंपनी अकेली बची है, तो जब जा रही है हैंडीक्राफ्ट मैन के पास तो कह रही है कि यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू हैव टू सेल दिस, पहले तो इस डेट तक तुमको माल तैयार करके दे देना है, इसके लिए हम तुमको एडवांस पे कर रहे हैं। अब जो कारीगर है वो कह रहा है कि सर इस एक मटेरियल को बनाने में 100 रुपए का खर्चा है। क्यों? क्योंकि हमें तो पीजेंट से भी खरीदना पड़ेगा रॉ मटेरियल, उनको ही देना है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको एडवांस दे देते हैं रॉ मटेरियल खरीदने का। इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन करा लिया। एग्रीमेंट क्या कि ये बता तो दिया कि 100 रुपए लागत कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, यू हैव टू सेल मी एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, आपको 80 में बेचना पड़ेगा, डोंट हैव एनी चॉइस। और दूसरा कोई है भी नहीं परचेज करने के लिए, बेचना हमें ही है और हमें ही बेचना पड़ेगा। डराना धमकाना समझ रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं, तुमको मुझे ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, और जबरदस्ती इस पे क्या करते थे, अंगूठा लगवाए थे, मिट गया अंगूठा, अंदर से निकलेगा कैसे, वो अंदर गिर गया। ठीक है, अंदर गिर गया, कुछ निकालना पड़ेगा, इसको खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एग्रीमेंट। तो ये ददनी, ये क्या है, ददनी व्यवस्था है कि इसमें एडवांस पेमेंट करके एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा लिया, फलाने डेट तक आपका माल तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस हाँ, ये हम डायरेक्ट पीजेंट से कंसल्ट नहीं था ना कंपनी का, ये तो डायरेक्ट फिनिश्ड गुड्स परचेज कर रहे हैं। उनके जीविका पर आफत। एक तो देखो उनकी क्या कोशिश थी कि ज्यादा मात्रा में जब ऑर्डर आएगा तो थोड़ा बहुत तुम कमा लेंगे, ज्यादा मात्रा में जब ऑर्डर आएगा तो थोड़ा बहुत तो अर्न कर लेंगे। उनके पास जीविका का कोई और साधन नहीं है, लाइवलीहुड का और कोई व्यवस्था होता तब तो करते ना। जब एट लास्ट उन्हें लग गया कि अब कोई और चारा नहीं है तो एट लास्ट इस इंडस्ट्री को उन्हें छोड़ना पड़ा। ये कब हुआ, सेकेंड फेज में। और सेकेंड फेज ऐसा नहीं है, जब मैं बोलता हूं कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एग्जैक्टली 1813 में ही नहीं शुरू हो जाता है, इसकी शुरुआत 1790 के दौर से ही शुरू हो गई रहती है। इसका बेस फाउंडेशन बनना 1790 में ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि 1813 आया, 1813 आया, चार्टर एक्ट आया और अचानक से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वैसे वैसे पॉलिसीज में शिफ्ट आना शुरू हो चुका था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी को यह बता चुकी थी कि अब आपको प्लान तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को कम करना है लाना, और रॉ मटेरियल को भेजना ज्यादा करना है। बात समझिएगा। वो तो 1813 का चार्टर एक्ट आया और यूरोपियन कंपनीज के कई सारे, इंग्लैंड के कई सारे कंपनी को परमिशन मिल गया इंडिया आना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था वो खत्म हो गया इंडियन ट्रेड पर, सिर्फ चाइना और टी के ट्रेड को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज आना शुरू हुई तब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं। ये शुरुआत हो जाता है 1790s के दौर में ही, क्योंकि इस दौर में वहां पे क्या स्टार्ट हो चुका है, तो रॉ मटेरियल चाहिए उनको। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कह रही है कि आप फिनिश्ड गुड्स हमें कम भेजिए और रॉ मटेरियल ज्यादा भेजिए।
एक और तरीका अपनाया गया, क्या किया गया, इंग्लैंड में इंपोर्ट ड्यूटी, इंडियन फिनिश्ड गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 200% बढ़ा दिया गया कि इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी कर देंगे कि डिमांड होगा ही नहीं। हार्ले डेविडसन जितने में बनती है उससे दोगुना उसका क्या है, 10 लाख का अगर बाइक है तो 10 लाख और उसमें ऐड कर दो, 20 लाख लाने में इंडिया में लग जाता है। तो सोचते हैं कि अरे बुलेट ही खरीद लेते हैं, उसी जैसा तो दिखता है, क्या मन मार के वही खरीदना पड़ता है ना, इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदना पड़ता है कि नहीं। तो इंपोर्ट ड्यूटी इतना कर दिया गया कि इंडियन फिनिश्ड गुड्स का डिमांड ही। अब जब इंडियन फिनिश्ड गुड्स नहीं होगा तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के पास ये जाएंगे लेने माल। तो इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट मैन है, जो कारीगर है, आर्टिसंस है, उनकी जॉब खतरे में है। इस कंडीशन में जाकर के उन्होंने वो इंडस्ट्री छोड़ा है। ठीक है, जब तक बल्क में ऑर्डर आता रहा, भले ही तकनीक सिस्टम के अंदर इनका प्रोडक्शन कॉस्ट से कमी में, लेकिन जब बल्क में कॉस्ट आएगा 4 लोगों का खाना बनाने में और 50 लोगों का खाना बनाने में, किसमें कम मटेरियल लगेगा, प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा, 50 लोगों में ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जितना ज्यादा बल्क में ऑर्डर आएगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगा ना, बात समझ गए। तो तीसरा, अब मोनोपोली क्रिएट हो जाने से तो कुछ होने को नहीं। मोनोपोली क्रिएट होने से यही होगा ना कि दूसरी कंपनी व्यापार अपने मनमाना से नहीं कर सकती। सिर्फ किसका दबदबा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा है। इसके अलावे इनको और क्या चाहिए, रूलर सपोर्ट चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का सपोर्ट चाहिए। जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज फेवरेबल पॉलिसीज किसके लिए चाहिए, फेवरेबल पॉलिसीज फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर रूलर्स सही है तो उनके लिए पॉलिसी बना रहे, लेकिन सिराजुद्दौला जैसा आ गया तो तब तो परेशानी खड़ी हो गई ना। तो शुरुआत में ही परेशानी खड़ी हो गई थी। सिराजुद्दौला को देखने के बाद ही ना इनका दिमाग ठनका कि अरे ऐसा अगर रूलर आया तो फिर तो हमें हमेशा परेशान होना पड़ेगा। तो फिर पपेट रूलर्स चाहिए इनको हर जगह क्या चाहिए, पपेट रूलर्स चाहिए। और डायरेक्ट रूल भी नहीं संभाल सकते, क्यों, क्योंकि इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव तो खाली ट्रेड करना है। अभी भी ये कोई यहां पे रूलर बनना चाहते नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सख्त से मना किया है, ठीक है ना। तो अब पपेट रूलर्स बैठाएंगे ताकि पॉलिसीज ऐसी बने ताकि उनके फेवर में हो। तो बंगाल में पहले हुआ, शुरुआत में 1765 से 1757 से आपको पता ही है 1765 तक इन्होंने पपेट रूलर के सहायता से काम किया। फिर 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, 1764 में सॉरी 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ और 1765 में जब ट्रीटी हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो उसके बाद दीवानी राइट्स कम से कम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंटर कर गए। कैसे, एज अ दीवान ऑफ द बंगाल वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री उनकी हो गई। तो यहां से रूलर वाला स्वभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। अब वो इंटेंशनली, अब यहां तक जो अनइंटेंशनली कर रहे थे, अब वो इंटेंशनली इंडियन टेरिटरीज पर अपना हक जमाना शुरू करेंगे और उसके लिए पॉलिसी। तो 1765 से 1772 तक क्या चलेगा, डुअल गवर्नमेंट नहीं, और 1772 में जाके बंगाल का डायरेक्ट कंट्रोल। अब यहां से बंगाल का रूलर कौन हो गया, कंपनी नहीं, क्लियर है। तो इस फेज में इन्होंने यही किया है, ठीक है। ये फेज किसके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल, पॉजिटिवली या निगेटिवली इंपैक्टफुल साबित हुआ। पहला, कंपनी के लिए फेवरेबल साबित हुआ, और सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए सबसे खराब साबित हुआ, क्योंकि ये फेज में टोटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट हो गया, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और बहुत प्लान तरीके से किया गया है, ये एक दिन में नहीं किया गया, दो तरफा किया गया। इंडिया में भी पॉलिसी में चेंजेस ला करके और इंग्लैंड में भी पॉलिसी में चेंजेस ला के। इंग्लैंड में पॉलिसी में चेंजेस यही लगा कि इंपोर्ट ड्यूटी समय समय पे बढ़ाता चला गया, और यहां पे ये लाया गया कि चेंजेस टुवर्ड्स द
रॉ मटेरियल, मतलब कि शिफ्ट किधर होता चला गया, रॉ मटेरियल की तरफ। डिमांड हमने कम कर दिया, जानबूझ के डिमांड कम किया कि हम अब मटेरियल फिनिश्ड गुड्स अब हम कम बनाएंगे। ये हो गया आपका कैपिटल, सॉरी कमर्शियल कैपिटलिज्म। सेकेंड आते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का वो दौर है कब से कब तक, तो ये फेज 19वीं सेंचुरी के अर्ली फेज में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज खत्म हो चुका था, टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था इंग्लैंड का। फर्स्ट फेज में उनका मिशन कंप्लीट है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अब उसके बाद सिर्फ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, जो इनका एक कहते हैं कि प्रोसेस है, वो प्रोसेस खत्म हो चुका था। अब बस कंपनीज जैसे से नई नई टेक्नोलॉजी आई, कंपनीज ने उस टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ठीक है। तो नई नई शहर, मैनचेस्टर सिटी, ससेक्स, लिवरपूल, है ना, ऐसे बड़े बड़े शहर बने वहां पे। जो पहले कस्बे हुआ करते थे, छोटे छोटे टाउन हुआ करते थे, वो बड़े शहरों में बदले। और बड़े शहरों में बदलाव क्यों हुआ? दो चीजों से बदलाव होता है, या तो उद्योग से या तो फिर शिक्षा से। वो क्या बोली हो, बोलो। अरे हो सकता है सही हो। पॉपुलेशन में बदलाव कब आएगा? आप शहरों का निर्माण देख लो, फॉर्मेशन ऑफ एनी सिटीज देख लो, दो चीजें आपको दिखेंगी। या तो वहां पे कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गया तो वो शहर बस जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट तो करता ही है, उससे ज्यादा क्या करता है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा क्या करता है, इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है। और इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट, अब उस इंडस्ट्री के चारों तरफ क्या होगा, पॉपुलेशन सेटल्ड होंगी। इनडायरेक्ट पॉपुलेशन, इनडायरेक्ट इंप्लॉयमेंट में क्या होगा, शॉप्स खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, हाँ उसको भी डाल लेते हैं, फूड आउटलेट्स, लॉजेस खुलेंगे, बहुत सारी चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी ना वहां पे। और डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट तो इंडस्ट्री ही दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को, क्या? तो धीरे धीरे वहां पे, अब जब ये बनेगा तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स होगा, नहीं, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स होगा। ये पॉपुलेशन कहां से चल के आएंगी, माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के खोज में। यहां से लोग दिल्ली पंजाब किस लिए जाते हैं, घूमने, नौकरी के, दिल्ली पंजाब लुधियाना बॉम्बे नौकरी ढूंढने। बिहार में अगर वो होता तो क्यों जाते कहीं, कोई नहीं, तो इंप्लॉयमेंट के लिए। अब पॉपुलेशन सेटलमेंट, तो दो तरह का सिटी बनेगा, दो तरह का, एक सिटी बनेगा प्लांट सिटी और एक सिटी बनेगा स्लम्स, एक बनेगा स्लम्स। दो कैटेगरी हो जाएगा पॉपुलेशन का ना। तो प्लान सिटीज में कौन रह रहा है, हाई अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। इधर कौन रह रहा है, झुग्गी झोपड़ी में, मजदूर, लेबर्स, है ना। तो दो तरह के पॉपुलेशन बनते हैं वहां पे। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में क्या हुआ, तो इस दौरान इसी तरह से इंडस्ट्री कैपिटल वहां पे भी एस्टैब्लिश हुआ, इंग्लैंड में भी। इनफैक्ट वहां पे जो शहरों का निर्माण हुआ उसकी दुर्गति इंडिया के लोगों से ज्यादा थी, वहां के मजदूरों की। 16-16 घंटा का शिफ्ट हुआ करता था वहां पे। स्लम्स आर फॉर एक्सप्लॉयटेशन, स्लम्स होते ही हैं उसी के लिए। कभी मुंबई जाओ, मुंबई में एक जगह धारावी, घूम के आओ, तब पता स्लम्स होते क्या है। कहाँ? पटना सिटी स्लम है? पटना सिटी स्लम नहीं है। वहां पे इतने अमीर ज्यादा लोग हैं, जितना तो
बाकी शहरों में जितना पैसा नहीं उतना अकेले पटना सिटी पैसा दबा के रखे हुए हैं। सारा सेठ पटना सिटी में है। हाँ, सारा सेठ पटना सिटी में है। देखो तुम इतना अभी कोरोना में कम से कम 1 बीघा जमीन खरीदा गया होगा तुम्हारा। ठीक है ना? 1 बीघा से ज्यादा है। अब तो ऐसे ही अरबपति हो जाओगे, तुमको तो कोई जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही अरबपति है। ऐसा अफवाह मत उड़ाना, नहीं तो आजकल पता है कि बहुत खराब दिन चल रहा है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, शहरों का निर्माण हो गया वहां पे। अब फैक्ट्रीज, सबसे अधिक कौन सा फैक्ट्रीज खुले अभिषेक वहां पे? टेक्सटाइल। रॉ मटेरियल चाहिए। इंडिया एंड अमेरिका आर फेमस फॉर देयर कॉटन प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा तो अमेरिका से ही कॉटन का प्रोडक्शन होता था और वहीं से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है इंग्लैंड को। तो इंडिया से भी कॉटन के साथ साथ जूट और इंडिगो। इंडिगो फॉर द शाइनिंग इन क्लोथ्स। और जूट किस लिए चाहिए था? पैकिंग किस में होगा? उसका बोरा बनेगा ना, चट्टी का बोरा आता है चीनी वाला। ठीक है, एक दिन उर्फी जावेद उसी का कपड़ा पहन के घूम रही थी। हाँ, और मीडिया उसी को हाइप बना के रखता है। तो यहां पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या बनाया? चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या था। कंपनी का ऑब्जेक्टिव था टू चेंज इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, एंड मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। अब ये तो चलो ठीक है, इसके लिए वो करेंगे क्या? इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ इनको। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी क्या करेंगे? ये ऐसा थोड़ी है कि अपने पैसा से कर रहे हैं, ये इंडिया को ही लोन दे रहे हैं। इंडिया का ही रेवेन्यू निकाल रहे हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि हम आपको आपके पॉकेट से 100 रुपए निकाल के कह रहे हैं ये लीजिए 60 रुपया लोन। ठीक है, हमारे ही पॉकेट से निकाला हुआ रुपया हम ही को लोन में दे रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे? ये लोन देंगे। अब यहां पे क्या करेंगे? ये रेलवेज का डेवलपमेंट कर रहे हैं। रेलवेज का डेवलपमेंट के पीछे क्या लॉजिक है इनका ना? रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज से क्या करना? रॉ मटेरियल को लादना, पोर्ट्स तक पहुंचाना, और फिर जब फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाए तो फिर वहां से पोर्ट से इंडिया के कोने कोने तक फिनिश्ड गुड्स को पहुंचाना। रेलवेज, रोड्स, टेलीग्राफ। इसी दौरान ना पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट बनेगा। कौन बनाएगा? लॉर्ड डलहौजी। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जानते हैं ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो बेसिकली शहरों के अंदर में और रोड्स कंस्ट्रक्शन के में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रोल निभाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन में। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कौन बनवाया? डलहौजी। टेलीग्राफ किसके समय में डेवलप हुआ है? डलहौजी। रेलवे किसके समय में डेवलप हुआ है? डलहौजी, है ना। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन दोनों को इसने मजबूत करने की कोशिश की है। उनको बोलिए थोड़ा पानी लाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फेज है। ठीक है, तो इसमें और क्या किया गया? जो बचा खुचा, जो टोटल, पहले तो फर्स्ट फेज में, पहला जो फेज था कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म का, उसमें फेज वाइज डिमांड्स को कम किया गया। ये जो फेज था इसमें टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया। दूसरा, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिजल्ट में बता रहा हूं मैं, रिजल्ट में क्या हो रहा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से क्या होगा? फूड शॉर्टेज होगा। अच्छा है अभिषेक, पढ़ाया हुआ याद है तो बहुत बढ़िया है।
फूड शॉर्टेज होगा। अब यहां पे फूड शॉर्टेज से कई सारी फेमाइन्स एंड डिजीजेज कॉलेजेस में पढ़ाया गया था। हाँ, फेमाइन्स एंड डिजीजेस ये निकल के आएंगी। और इससे क्या होगा, फ्रीक्वेंट, हाँ फ्रीक्वेंट कैलेमिटीज जो है वो आएंगी। चलो, उसका इम्पैक्ट, पॉवर्टी, हाँ इम्पोरिशमेंट है ना, वही चीज है। डेथ ऑफ मिलियंस, डेथ ऑफ मिलियंस, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। वो क्यों रुक गया? आते हैं अब फिनेंशियल कैपिटलिज्म। इसको चर्चा करने के लिए पूरा एक टॉपिक 2.5 घंटे का है, एक एक टॉपिक पे 2.5 घंटे डिस्कस किया जा सकता है, बट वी डोंट हैव दैट मच टाइम। हम एक पूरा समराइज तरीके से चीजों को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिनेंशियल कैपिटलिज्म पे। अब जब इसमें पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि भाई मार्क्सिस्ट व्यू क्या है। अब वो मार्क्सिस्ट व्यू देखने का कोई अभी इस वक्त बीपीएससी के लिए कोई जरूरी नहीं है, या कोई पर्सपेक्टिव किसी हिस्टोरियंस का, ओरिएंटल हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस इसको लेके क्या कहते हैं, क्या आरसी दत्ता ने जो कहा है उसी को हूबहू मान लेना चाहिए। तो कई सारी इसमें इफ एंड बट्स हैं, तो उसको अपने अनुसार से उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, लेकिन बट बीपीएससी प्री के लिए उसको उतनी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फेज कब से कब तक रहा? 1857 से 1947। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं हम लोग। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पे है, क्लाइमेक्स पे है, तो वहां के कैपिटलिस्ट क्लास खूब सारा, वहां पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुआ। ठीक है, पहला चीज तो ये हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड फेज का रिजल्ट क्या निकला। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कैपिटलिस्ट क्लास के पास क्या आएगा, खूब पैसा। देख रहे हो पैसा का मिसयूज, हम लोग के पैसा से मुकेश अंबानी अपने बेटे का शादी कर लिया, हम लोग के पैसा से कर रहा है, याद रखना। अभी 1 जुलाई से टैरिफ बढ़ा है 25% डीओ पे, और वो पैसा से जस्टिन बीबर को बुला रहा है। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये तो टोटल एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन सिटीजन, और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, इंडियन गवर्नमेंट का। इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रही है जहां पे कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से चीजें बढ़े। मोनोपोली है, 3 ही कंपनीज है जो अपना मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है। एक दौर था यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, एयरसेल, बीपीएल, बीएसएनएल अभी भी है लेकिन नाम का, और एयरटेल, और इस समय जियो तो था नहीं। 7-8 कंपनियां थी और उनके बीच इतनी ज्यादा कंपटीशन हुआ करती थी कि उसका फायदा किसको मिलता था, कस्टमर को मिलता था। फ्री में मिलते थे सिम। आज देख लो, अभी कुछ दिन पहले क्या था, 395 का एक आता था 84 दिन का, उसको खत्म ही कर दिया, बोला कि बेटा आप वो, अब तो मजबूरी है। अब इस कंपेयर कर लो तो सबसे अच्छा 5G किसका चलता है, जियो का चलता है, तो मजबूरी है रखना। वरना आज अगर बीएसएनएल ठीक कर दे, आज हम पोर्ट करा ले बीएसएनएल में। मैं 94 का एक नंबर है, वो पिछले 15-17 साल से यूज कर रहा हूं मैं, 2008 से यूज कर रहा हूं मैं। पहली बार जब मैंने मोबाइल खरीदा था तो वो नंबर लिया था, उस समय वो बीएसएनएल था, 94305 करके था, 94 वाला। उस समय 94 वाला नंबर रेयरली मिलता था, है ना। और वो नंबर आज तक, उसको क्या किया मैंने, दिल्ली में गया तो फिर उसको पोर्ट किया किसी और में, फिर बिहार आया तो फिर उसको पोर्ट किया किसी और, तो पोर्ट वाला खेल चल रहा है, लेकिन नंबर मैंने उसको रखा है। बीएसएनएल आज बेहतर हो जाए तो कोई क्यों रखेगा जियो, सबसे सस्ता प्लान है बीएसएनएल का, लेकिन कॉल ही नहीं लगता है।
कॉल लग गया तो उधर से डबल इको वाली आवाज आती है ना। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 3 ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में नहीं चल रहा है, हमारे इंडिया में भी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा है, इसको लेके आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हाँ हाँ, ये भी जान जाओ कि चार्टर एक्ट, वो मैंने डिस्कस किया भी है अभी थोड़ी देर पहले, कि चार्टर एक्ट 1813 आया, उसके पहले उसको लाने के पीछे क्या पर्पस रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे कि सबसे पहली बात है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और रॉ मटेरियल का सप्लाई स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी कैपेबल नहीं थी कि इतना बड़े मात्रा में इतनी सारी कंपनीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करनी शुरू कर दे। और वहां पे जो होमलैंड है, वहां होम गवर्नमेंट है, वो उस पर बार बार प्रेशर बन रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर अंबानी फैमिली को किसी खास चीज की मोनोपोली दे दी जाए कि आप ही सिर्फ इसका बिजनेस करोगे, तो बाकी बजाज ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, अडानी, वो तो प्रेशर सरकार में बनाएगी ना कि क्यों अंबानी को ही, हमें क्यों नहीं। तो इंडिया में जब मोनोपोली ट्रेड का है, बाकी कंपनीज क्या करी है कि हमें भी अलाउ करो। और संयोग से ये वो दौर है जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवरेबल गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, ऐसा वहां पे गवर्नमेंट रूल कर रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करता है, लेकिन वो चाह के भी उसके मोनोपोली को इसलिए नहीं खत्म कर पा रहा है क्योंकि रॉयल फैमिली का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसका बहुमत है, किसका कंट्रोल है, रॉयल फैमिली का एक तरह से है, एरिस्टोक्रेट्स का है। तो बिल पास होगा भी तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके अटक जाता है। बात समझ रहे हो? नहीं, अब नहीं, ठीक है। तो वहां पे गवर्नमेंट पे बार बार प्रेशर जनरेट हो रहा है कि आप ऐसा करिए जिससे हमें भी परमिशन मिले वहां पे जाने को। और संजोग ऐसा कि वो दौर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे के दम पे अपने लोगों को पार्लियामेंट में बैठाना शुरू कर चुकी थी, उसके अपने लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर भी जब मैंने फिफ्थ रिपोर्ट जब मैं पढ़ा रहा था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें फिफ्थ रिपोर्ट की चर्चा करी थी। गवर्नमेंट हमेशा रिपोर्ट मांगती थी इंडिया से, परमानेंट सेटलमेंट में था, और रिपोर्ट के आधार पे ये रिव्यू किया जाता था कि क्या पॉलिसी में चेंजेस लिए जाएंगे इंडिया में। उसी के तहत चार्टर एक्ट 1813 आया और टी और चाइना के ट्रेड को छोड़ के बाकी सभी ट्रेड में दूसरी कंपनी को अलाउ कर दिया गया। तो रॉ मटेरियल का सप्लाई होना, तेजी आ गई ना, ज्यादा कंपनी मात्रा में ज्यादा कंपनी आई तो उन्होंने एक सप्लाई ज्यादा कर दिया, फिर माल भी आना शुरू हो गया, फिनिश्ड गुड्स का आना। अब यहां पे क्या हो गया, इसका फायदा क्या हुआ, इस दौर में इनके पास बहुत सारा वेल्थ जमा हो गया, बहुत पैसा, कहां करे, वहां पे इन्वेस्टमेंट अब करने को बचा नहीं है, सैचुरेट हो गया है मार्केटिंग लैंड का। दूसरा, कार्ल मार्क्स इसी दौर में वहां पे है, और कार्ल मार्क्स की एक बुक आ चुकी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो बार बार मजदूरों से ये बोल रहे हैं कि क्रांति करो, देयर मस्ट बी रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मस्ट बी ब्लडी। कार्ल मार्क्स का रेवोल्यूशन ब्लडी होना चाहिए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि बिना खून बहे कोई भी क्रांति पॉसिबल ही नहीं है। कहते हैं रातों रात उखाड़ फेंको कैपिटलिस्ट क्लास को, ठीक है। इससे क्या हुआ, मजदूरों के अंदर संगठन बनना शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो गए। कहां पे? ब्रिटेन में। जब लेबर ऑर्गेनाइजेशंस बनी तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इससे क्या होगा बताओ, फॉर्मेशन ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, बार्गेनिंग पावर इंक्रीज इन बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर क्लास। देखते हो हमारे नीतीश बाबू, नौकरी नहीं थी लोगों के पास, लालू जी के राज में लोग मारे मारे फिर रहे थे, क्राइम रेट इतना बढ़ा हुआ था। नीतीश जी आते हैं 2005 में, 2006 में कहते हैं कि बेटा जिसका नंबर है आईएएस उसको नौकरी, मास्टर बना देंगे हम।
मास्टर बना दिया ना सबको, जिसका मुखिया वाले में एक ही बार में 3-4 लाख लोग नौकरी मिल गया। शिक्षा मित्र, शिक्षा मुखिया ने अपने 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 पत्नी को, अपने बहू को, अपने बेटे को, अपने भांजे को, अपने का, अरे हरा खानदान है उसका मास्टर बना हुआ है। हाँ हाँ, उस समय तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ होगा। जन्म हो गया 2005 में? वह हो गया था। 2005 का वो दौर था, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ब्लॉक ऑफिसेज और जिला में लंबी लंबी कतारें लगती थी फॉर्म जमा करने के लिए। हालांकि जो भी प्रोसेस है, सीधे सीधे 3-4 लोगों को, लाख लोगों को नौकरियां ऐसे ही बांट दी गई और लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। हाँ, सब आपको बस हाईएस्ट मार्क्स जिसका था 12th ग्रेजुएशन में, उसको नौकरी थी। हाँ, और ग्रेजुएशन में है ना। हाँ, माउस को पकड़ के ले आते हैं वो लोग। माउस कर्सर होता है ना, कर्सर, कहते कर्सर में भाग जा रहा, वो भाग जा रहा था, तीर, हाँ तीर भाग जाता, उसको पकड़ के ले आना पड़ रहा था। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग। अभी सक्षमता परीक्षा हुआ था ना भाई, जनवरी फरवरी का, सब जनवरी का स्पेलिंग पूछ लो, नहीं आता उन लोगों को। खैर, अभी जो टीचर आ रहे हैं वो अच्छे हैं। मैं एक बात, कि कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो नीतीश कुमार ने 3-4 लाख लोगों को नौकरियां दी। अब इन 3-4 लाख लोगों का मन बढ़ गया, बोले हमको करो परमानेंट, हमको करो परमानेंट। क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। शिक्षक लोगों का संघ है ना, इन्होंने संघ बना लिया। आए डाक बंगला चौराहे पे, दे हड़ताल, दे हड़ताल, पुलिस डंडा मारे, पानी का प्रेशर मारे, अंत में क्या हुआ, परमानेंट करना पड़ा। आज परमानेंट है ना वो लोग। ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, बार्गेनिंग पावर है। मैं ये इसलिए एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, कि शिक्षक संघ ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बलबूते अपने टेम्पररी नौकरी को परमानेंट भी करवाया, और परमानेंट ही नहीं कराया, ग्रेड पे में भी कन्वर्ट कराया। दे आर नाउ अंडर ग्रेड पे, दे आर नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया ना उनको। तो ये होता है। अब यहां पे क्या बढ़ गया, बार्गेनिंग पावर। कैपिटलिस्ट कह रहे हैं कि अब हम क्यों नया फैक्ट्री खोलें। एक चीज और परेशानी हो रही थी इनको, क्या, अब हो क्या रहा था कि रूरल एरियाज से क्या करना पड़ रहा था, वाया रोड्स, और वाया, पहले वाया रोड्स आता था स्टेशन, स्टेशन पे फिर वो माल लदे, माल लद के आता था फिर पोर्ट, पहले आता था, क्या आता था स्टेशन पे, स्टेशन से क्या आता था बाई रेलवे, है ना, रोड से, रेलवे से क्या आता था, रेलवे से पोर्ट पे, पोर्ट पे, और पोर्ट से, पोर्ट में कहा फिर से ढुलाई करो, शिप पे चढ़ाओ, नहीं, तो वहां से आता था इंग्लैंड, इंग्लैंड में यही प्रोसेस होता था कि फिर शिप से उतारो, फिर लादो, फिर ट्रेन से फैक्ट्री पहुंचे, है ना। तो कितना लंबा प्रोसेस है रॉ मटेरियल के ले जाने का, और फिर यही प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स के ले आने का। और सब इतना धन और इतना वेल्थ ऑलरेडी हो गया, तो उन्होंने बोला कि हम ना इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। क्यों, वहां पे लेबर कॉस्ट कम है, वहां पे बार्गेनिंग पावर तो नहीं है उनके पास, ऑलरेडी वहां पे इंप्लॉयमेंट नहीं है, इंप्लॉयमेंट देंगे तो और हमारा पावर मजबूत होगा, लोग खुश होंगे कि देखो हमारे वेलफेयर के लिए काम हो रहा है। तो वहां से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया होगा। और क्या होगा, और बताओ, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ये इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां पे हुआ, ये मिटा दूं मैं, ये मैं वाइप आउट कर दूं। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रेलवेज में, सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था उनके लिए, यहां पे उनको सीधे सीधे प्रॉफिट मिलता था। ये हमारा ही पैसा है जो एक्यूमुलेट करके वहां पे रखा उन्होंने, इंडिया में इन्वेस्ट किया, लोन दिया इंडिया को इंटरेस्ट रेट पे। हाँ, अब हाँ, हमारे यहां भी,
हमारे अमृत भारत योजना है ना, जिसके अंदर 500 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, उसमें हमारा बापूधाम मोतिहारी भी है, और पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये सब बना रहा है ना, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है रहने वहने के लिए पूरा। छोड़ दिया गया है उसको। हमारे यहाँ भी एक मंदिर टूटने के कगार पे है, और तोड़ ही देगा। ठीक है, और कहां इन्वेस्ट होगा बताओ? उन इंडस्ट्रीज में होगा जो कॉम्पिटिट नहीं कर पाए, कंपटीशन नहीं दे पाए, किसको? इंग्लैंड की कंपनीज को। ये जो कैपिटलिस्ट है ना, वो कैपिटलिस्ट वैसे इंडस्ट्री में हाथ नहीं लगाएंगे जो ऑलरेडी इंग्लैंड में एस्टैब्लिश्ड है। क्यों? इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो उन इंडस्ट्रीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहते ऑलरेडी इंग्लैंड में एस्टैब्लिश्ड, उससे उनके अपने ही व्यापार पे खतरा हो जाता। तो वहां पे क्या किया? सबसे पहले स्टार्ट टी, कॉफी, रबड़, हाँ 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 हाँ, हमने कैम्फर सुनाई दे रहा था, केमिकल्स, सोप, बाद में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, सीमेंट, आयरन, हाँ आयरन स्टील इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज में इन्होंने हाथ लगाना शुरू किया। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना था इनको? इसके लिए इंडिया में इनको एक बैंक भी बनाना पड़ा। कौन सा बैंक? इंपीरियल बैंक। यह इंपीरियल बैंक आज के वक्त में क्या है? इंपीरियल बैंक। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका पेज हमने देख लिया। आगे बढ़े हम लोग। क्या? इंपीरियल बैंक नहीं, इलाहाबाद में एक और बैंक खुलेगा, एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक भी खुलेगा, हाँ। और एक 3 बैंक खुलेगा, एक रिजर्व बैंक, एक इंपीरियल बैंक और एक एक्सचेंज बैंक। कौन कौन सा? एक इंपीरियल बैंक, एक खुलेगा रिजर्व बैंक, और एक खुलेगा एक्सचेंज बैंक। 3 बैंक का एस्टैब्लिश। हो गया? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये ऑनलाइन जा रहा है क्या? ये सिर्फ सुजल को जा रहा है ना, कि यूट्यूब पे भी जा रहा है? यूट्यूब पे नहीं जा रहा ना? दैट्स गुड, हम सारा यूट्यूब पे भेज देंगे, फिर तो फायदा क्या। मैराथन चलेगा ना लास्ट में, जब आप लोग का खत्म कर देंगे, हम बोलेंगे कि अब घर पे बेटा बैठ के रिवीजन करो, सिर्फ टेस्ट देने आओ, तो हम क्या करेंगे? 5-5, 6-6 घंटे का मैराथन क्लास कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज तुम लोग के टेस्ट का एमसीक्यूज इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अब हमारे साथ वो जो सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए ना इसमें, तो उसके कारण से वो स्लाइड्स आ ही नहीं पा रहा है। तो स्लाइड पीपीटी पे बन गया, अब इस पे जब आया तो वो स्लाइड ही नहीं हो पा रहा है। अब वो टेक्नीशियन आज मंडे है ना, आज बोला है, आज नहीं तो कल आके करेगा, तो फिर वहां पे यूट्यूब पे वो एमसीक्यूज रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, हाँ, अब अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं, अगला टॉपिक है कि कौन कौन से वो कमीशंस रहे हैं जिन्होंने अलग अलग समय में जिनको एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा कुछ बुक्स है, जो बुक्स बताएगा किसको सब्सटैंशिएट करेगा, दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। तो पहले इसको देख लेते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या कहता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? अच्छा, इंग्लैंड, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमारा असली दुश्मन कौन है।
इंडियंस को नहीं पता था एग्जैक्टली कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हम बहुत भोले भाले लोग हैं, है ना, लेकिन है करप्ट। हाँ, हमारे खून में बहता है करप्शन, हम भ्रष्ट लोग हैं। देख लो करप्शन इंडेक्स में हमारा कहाँ इस पोजीशन है। तुम जाओ अपना ईडब्ल्यूएस बनवाने, ईडब्ल्यूएस बनवाई हो, ईडब्ल्यूएस बनवाई हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अच्छा तुम तो अपर क्लास में आती हो ना, अपर ओबीसी है। अच्छा हाँ, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओके आई एम सॉरी। तो ईडब्ल्यूएस बनवाने जाओ, पहले तो ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन में तुम कर दो उसको, ऑनलाइन में करते हैं ना उसको, वो कर देगा रिजेक्ट 15 दिन के बाद। तब जाओ ब्लॉक में सीओ साहब के पास, सीओ साहब, सीओ ना, सीओ सर्किल ऑफिसर होता है ना, आर रेवेन्यू ऑफिसर, बाद में सीओ बनता है। तो वो इशारे इशारे में बात कर लेगा, क्या तो 500,000 रुपए दीजिए उसको, तुरंत ईडब्ल्यूएस विद इन 1 डे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के दे देगा। उसका दलाल डायरेक्ट नहीं बात करता है, उसका दलाल है सब। ये स्थिति है ब्लॉक लेवल में। हम बोलेंगे कि भाई डाकू बनना है तो बड़े लेवल का डाकू बनो, ये 500-500 हजार, हाँ 500-500 हजार कमाने वाला डाकू मत बनना, तब चोर कहलाओगे। मैंने कल होकर मान लो तुम रेवेन्यू ऑफिसर बन गए, नहीं मान लो कि रेवेन्यू ऑफिसर बन गए, या तुम आरडीओ बन गए, क्योंकि सीट्स तो इसी की ज्यादा आनी है, या फिर तुम बन गए, या तुम बन गए, मान लो कि तुम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बन गए या बीईओ बन गए। शिक्षा क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा कमाई है, शिक्षा में, पुलिस के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा में, पुलिस के बाद सबसे ज्यादा अगर पैसा कमाई है तो एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में भी। हाँ, अब यहां पे अब भाई कह रहे हो कि 200-200 रुपए हम ले रहे हैं किस पे, आय प्रमाण पत्र बनाने पे, 500-500 रुपए ले रहे हैं किस पे, तो ये जो कमाई जो करेगा वो तो चोर ही है ना, चोर। तो उससे अच्छा भाई तुमको जितना सैलरी मिल रहा है उतने पे संतुष्ट रहो, तुम्हारा जमीन भी जिंदा रहेगा, रात में आसानी से पीसफुली सो भी पाओगे, ठीक है। वरना अगर बनना है तो बड़े लेवल का डाकू बनो, और बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है उसी में 30% मार लो। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में सीधे 30% ले लेते हैं सब। टीना टीना जोशी पकड़ाई थी ना, जोशी 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 दंपत्ति, 250 करोड़ घर में। तो ये मत कहना कि नौकरी करने के बाद बहुत मोरल रहेंगे अभिषेक, नौकरी करने के बाद करप्ट होना ही है तुम्हें। अगर तुम कहोगे कि नहीं हम बहुत ईमानदार हैं, हम तो 1 रुपए लेते नहीं, हम विश्वास ही नहीं करेंगे, हल्का बोले कि नहीं सर हम तो जो सैलरी मिलता है उतने ही पे जी रहे हैं, हाँ आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। मैं ये मान के चलूंगा कि विद इन 6 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद आई है करप्ट हो गई है, वो देखेंगे। अच्छे अच्छे इतने सालों से देख रहे हैं ना हम अधिक अपने स्टूडेंट्स को, बहुत बहुत ईमानदार है लोग। हाँ, नहीं सिस्टम में रहना तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो भले क्या कर लेते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी पढ़ लेते हैं। नौरोजी ने कहा कि भाई इंडिया से वन वे फ्लो हो रहा है, हम इंडियंस मानने को तैयार नहीं थे, हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि हमारा हमसे कौन पैसा वसूल रहा था, जमींदार वसूल रहा है ना। अच्छा एक बात और याद रखना, रैयतवाड़ी सिस्टम चाहे महालवाड़ी सिस्टम में, रैयतवाड़ी कह लो या महालवाड़ी कह लो, टैक्स कलेक्शन कौन करने आ रहा है। अरे ब्रिटिश आता था तो कैसे ब्रिटिश अधिकारी खुद ही आके घर घर ठकठका रहा है, हाजी लेके लिख लो तुम्हारा लगान का टाइम आ गया, ऐसे थोड़ी। लोअर लेवल पे इंडियन इंडियन लोगों को ही हायर करके रखा हुआ है। वो सब ठीक है, टैक्स कलेक्शन कौन कर रहा है,
यहीं पे आप रेवेन्यू ऑफिसर बनेंगे, कौन टैक्स कलेक्शन करेगा? आप जाकर के आप तो ब्लॉक में बैठे रहिएगा ना। आपके में तो राजस्व कर्मचारी है पंचायत लेवल पे, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सहायक है, राजस्व कर्मचारी होते कि नहीं होते? उनका काम है टैक्स कलेक्शन का। तो टैक्स कलेक्शन ब्रिटिश ही कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू करवा रहे हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट में ना। मैं रेतवाड़ी और महालवाड़ी की बात कर रहा हूं। पेटी ऑफिसर्स है ना, पेटी ऑफिसर्स है। पेटी ऑफिसर्स कौन है? पेटी ऑफिसर्स छोटे लेवल के अधिकारी, निचले अधिकारी, जो गांव गांव जाकर के गेट ठकठका के चेतावनी दे रहे हैं कि बेटा लगान दो। लोकल लेवल के अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारी समझ गए, कर्मचारी हैं ये। तो लोगों को ये समझ में थोड़ी आ रहा है, इंडियन पॉपुलेशन को ये समझ में आ रहा है। इंडियन पॉपुलेशन को तो ये लग रहा है कि हमसे टैक्स कलेक्शन करने कौन आ रहा है, हमसे टैक्स कलेक्शन करने कौन आ रहा है? इंडियंस आ रहे हैं, जमींदार आ रहा है। वो तो मानने को तैयार नहीं कि ब्रिटिश हमारे दुश्मन है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि वन वे फ्लो हो रहा है हमारे वेल्थ का। पहली बार लंदन में इस थ्योरी को कौन प्रपोज किया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और बाद में चल के इससे रिलेटेड कई सारी बुक, जैसे आरसी दत्ता ने लिखा, महादेव गोविंद राणा ने लिखा। तो कौन कौन सी बुक्स है इससे रिलेटेड वो हमें देखना है, और हम डिटेल में अभी इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, बस हम बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भी कैसा। हाँ 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 हाँ, इसमें उन्होंने सबसे पहले इस चीज को, हालांकि पहली बार पैम्पलेट्स उनका एक है, उसमें सबसे पहले उन्होंने इस चीज को लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका वाज अ न्यूज़पेपर हु ऑलवेज क्रिटिसाइज द okay, so write down those books, name of books which has included this drain well theory. The first book is 4 essays by, first is 4 essay written by Dadabhai Naoroji. 4 essays, 4 essay written by Dadabhai Naoroji. Write down those 4 essay. The first one is England Debt to India. इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। हाँ, ऐसे उन्होंने ऐसे लिखा। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। हाँ, on the commerce of India. And the fourth essay is poverty and un-British rule in India, which has been published as a book, Poverty and un-British rule in India. द नेक्स्ट बुक इज, ये 4 ऐसे हो गए। नेक्स्ट बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हाँ, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बुक है द एसे ऑन
Indian economy. The essay on Indian economy. Essay on this one. Essay on Indian economy. Mahadev Govind Ranade. Indian economy. M.G. Ranade. Next है the economic result of free trade. The economic result of free trade and railway extension. The economic result of free trade and railway extension. G.V. Joshi. Railway extension. G.V. Joshi. The economic result of free trade and railway extension. Next है prosperous British India. Prosperous British India. Prosperous British India. कल थोड़ा सा डिस्कशन करके इस चैप्टर को एंड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे. हाँ लिख लो विलियम डिग्बी. विलियम डिग्बी. विलियम डिग्बी. वो जॉन डिग्बी हैं. विलियम डिग्बी. नेक्स्ट है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया. नेक्स्ट बुक है पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया. पेज बचा के इकट्ठा जमीन लिखवाना. पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया. पृथ्वी चंद्र राय. पृथ्वी चंद्र राय. हाँ पीसी रॉय. जी राय. रॉय इंग्लिश में ROY ही होगा. नेक्स्ट है द कॉजेज ऑफ इंडियन फेमाइन. द कॉजेज ऑफ इंडियन फेमाइन. पीसी रॉय. पीसी रॉय. पृथ्वी चंद्र. इंडियन फेमाइन. एक और बुक लिखिए जो इस पे है, इनके पॉलिसीज पे है. इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया. इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया. इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया. G.V. जोशी. अगला है द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन इंडिया. ये द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन इंडिया. द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन इंडिया. थियोडोर मॉरिसन. थियोडोर मॉरिसन. थियोडर मॉरिसन. MORRISON. नेक्स्ट some economic aspects of ब्रिटिश रूल इन इंडिया. कल से फिर टेस्ट लगेगा आपका. एक बार आप दो तीन चैप्टर हो गए ना. कल 50 क्वेश्चन में देता हूं आपको टेस्ट के लिए. बी प्रिपेयर्ड फॉर द 50 क्वेश्चंस टुमारो. सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय सुब्रमण्यम अय्यर. जी सुब्रमण्यम अय्यर. दैट्स ऑल. द हिंदू के हो गया. थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे कल. ये थोड़ा सा छोटा सा है, इसको डिस्कस करके खत्म करेंगे और नया चैप्टर पे चलेंगे.